नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। बगावत, बयान और बौखलाहट। दरअसल कांग्रेस के भीतर जिस तरह से सिर फुटअव्वल लगातार जारी थी, तो ये लग रहा था कि ये जो है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें रंग लाएगी। और अब जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से जो बगावत करके 11 नेताओं ने हाथ छोड़ा था, तो पार्टी ने इसे पहले हल्के में लिया और चुनावी राजनीति की रवायत मानकर खामोश रही। लेकिन ये नौ भाजपाई जब हरियाणा के सिरसा पहुंचे और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा के विरुद्ध प्रचार किया, तो कांग्रेस की नींद उड़ गई। कांग्रेस से भाजपाई बने 11 नेताओं ने सिरसा में प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा पे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में पैसे लेने के आरोप लगाए। इन नेताओं ने कोयला और शराब घोटाले में कुमारी शैलजा के शामिल होने का दावा किया। इसके बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई। पहले कुमारी शैलजा ने इन 11 पूर्व कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा। शैलजा ने के नोटिस के माध्यम से अपने विरुद्ध दिए गए बयान को लेकर कहा कि 2 दिन में माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना भाजपा में डिस्पोजल के तौर पर रहेंगे, जबकि वे कांग्रेस के फ्रंट पर रहकर काम करते थे। इधर भाजपा का कहना है कि कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में कितना सम्मान करती है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस अपने सहयोगियों का इस्तेमाल किस तरह से करती है, यह भी सबको पता है। तो हम ये देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा हरियाणा में, सिरसा में, चूंकि शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी और शैलजा जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि भूपेश बघेल के साथ उनकी उस तरह की ट्यूनिंग नहीं थी कि सरकार के साथ उनकी ट्यूनिंग थी जी। तो ये एक प्रकार से एक विवाद की स्थिति अब जाके जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने बयान दिया। तो चलिए पहले हम सुनते हैं कि इस पर राजनेता क्या कहते हैं, उसके बाद हम अपनी बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन, कोई योजनाएं नहीं है जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई योजना को वो बदलकर चलाना चाह रही है। अगर अपने पास विजन है तो नया स्कूल खोल ले, पीएम श्री का नाम रख ले, विष्णुदेव साय जी अपना नाम रख ले, अमित शाह जी का नाम रख ले, कौन उनको रोका है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में बनाई हुई स्कूलों को उनका नाम बदलना, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। कांग्रेस अपने नेताओं का कितना सम्मान करती है, ये 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। स्थितियां यहाँ तक विकट हो गई थी कि उप मुख्यमंत्री, तात्कालिक उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को पत्र लिखकर इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन भूपेश बघेल के कान में जू नहीं रेंगी। इनके तात्कालिक मंत्री जयसिंह अग्रवाल अपने कलेक्टर के भ्रष्टाचार के मामले को उठा कर लिख कर थक गए, परंतु भूपेश बघेल ने उस कलेक्टर को बड़ा जिला का पद दे दिया। कांग्रेस के तात्कालिक अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को डीएमएफ फंड का मामला विधानसभा में उठाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी सुनी नहीं। कांग्रेस अपने साथियों को कैसा इस्तेमाल करती है जनता ने देखा है। तो डिस्पोजल वाली बात तो कांग्रेस के अंदर सिद्ध होती है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाना बंद करे। तो अब चूंकि बगावत है, बयान है और बौखलाहट है, तो एक दूसरे पे जो बयानबाजी हो रही है और भाजपा कह रही कि वो किस तरह से डिस्पोजल अपने यहाँ जो उन्होंने रखा था कि यूज एंड थ्रो या जिस तरह की व्यवस्था थी, उसको लेकर भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही। और कांग्रेस का गुस्सा ये है कि उसने जिस तरह से अपने नेताओं को हल्के में लिया था, वो जाते हैं सिरसा में और शैलजा के खिलाफ प्रचार करते हैं और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ते हैं। तो चलिए हम इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परेश बाघ जी हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ रुपेश दुबे जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। तो बात चूंकि कांग्रेस की है, तो रुपेश जी सबसे पहले हम आप ही से बात करेंगे कि संतन के घर झगड़ा बारी, तो ये झगड़ा आपके घर का था और ये झगड़ा बाहर निकल के सिरसा तक पहुँच गया और अब वो मानहानि के नोटिस में कन्वर्ट हुआ है। अब उसके बाद जो है बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग आपके यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, जो कवायद उस समय उनको रोकना था, क्योंकि जो भी घर से जाता है तो घर का भेदी लंका ढाई, ये कहावत हमारे यहाँ है, और वो अपने घर को बहुत डैमेज करता। तो अब ये सिरसा तक पहुँच के जो प्रभारी थी उनको डैमेज करने पहुँच गए। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? सुभाष जी नमस्कार। जी। परेश जी नमस्कार। देखिए, राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। जब तक वो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, चंद्रशेखर शुक्ला जी महामंत्री रहे,
चौलेश्वर चंद्राकर जी ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, शिशुपाल सोरी जी विधायक रहे, और बाकी जितने भी नेता हैं सभी अपने जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं। और उनकी जो क्रियाकलाप है, उनकी पार्टी के प्रति उनकी कार्यप्रणाली है, उसको प्रदेश की जनता ने और कांग्रेस संगठन ने देखा है। देखिए, बार बार उसी बात को बोल करके ये कहना कि, और उसके बाद ये जाकर के सिरसा में जाकर के जिस प्रकार से हमारी पूर्व प्रभारी शैलजा जी के चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी निम्न स्तर की राजनीतिक शुचिता का परिचायक है। उनको इस सब चीजों से बाज आना चाहिए। यदि वो जनाधार नेता होते तो कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ब्लॉक अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से टिकट जब देने की बारी आती है तो प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस के पदाधिकारियों से, संगठन से राय शुमारी की जाती है। उसके बाद आला कमान टिकट घोषणा करती है। लेकिन इनकी पहले से ही मंशा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऐसे नेता हैं जो संघर्ष के दिनों में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं। भाजपा सिर्फ और सिर्फ इनको उपयोग करेगी, यूज एंड थ्रो कर देगी। बाद में ये कांग्रेस पार्टी में प्रवेश के लिए फिर से अपना अनुनय विनय गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक नेता को यदि अपने विचारधारा को, अपने घर को छोड़ करके वो जा रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो जिस पार्टी में जा रहा है उसकी विचारधारा को कितना आत्मसात किया है। ये वही नेता है जो 4 महीने पहले तक भाजपा को कोस कोस करके टीवी डिबेट्स में और अन्य समाचार पत्रों में लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे। वो किस अपने उद्देश्य से, किस अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते वहां गए हैं, और उनकी स्थिति वहां क्या है, ये प्रदेश की जनता और वो जो नेता जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की नेता भी जान रहे हैं। इसीलिए ये जाकर के सिरसा में अपना ओछी राजनीति का परिचय दिए हैं। ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए। जी, तो रूपेश जी कह रहे हैं कि ये एक प्रकार की ओछी राजनीति है और इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे जनाधार वाले नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के कि आपको हरियाणा में लोग पहचानते हैं, तो आप जाके वहाँ पे कोई आम सभा संबोधित करेंगे। पर आप छत्तीसगढ़ से डेलिबरेटली जाते हैं, हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं है, केवल आप, चूँकि वो शैलजा यहाँ की प्रभारी थी इसलिए आप उसके खिलाफ प्रचार करने पहुँचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आप आरोप लगाते हैं, जिसपे शैलजा ने इनको मानहानि का नोटिस दिया है। तो परेश जी, जब राजनीति में बहुत व्यक्तिपरक राजनीति हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और उसमें जो लोग निकल के जा रहे हैं, तो ये क्या भरोसा है, ये जो अभी 4 महीने पहले जो लोग कांग्रेस में थे अभी भाजपा में, कल अगर भाजपा में इनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई या इनको महत्ता नहीं मिली तो ये 6 महीने बाद आपको नहीं घर आएंगे या आपके खिलाफ या भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इसकी क्या गारंटी? परेश जी देखिए, ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी गए हों वो यहाँ पर प्रताड़ित हुए थे, इस कारण से वो छोड़े। और जिस तरीके से रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय जो कांग्रेस हाईकमान ने उसकी अनदेखी की, न्योता के बाद भी वहां नहीं गए, तो जो भी सनातनी लोग हैं उनके आस्था को ठेस पहुंची। इस कारण भी वो लोग, उन लोगों की विचारधारा अब नई कांग्रेस की विचारधारा से नहीं मिल रही थी। और अभी जो घोषणा पत्र आपने देखा ही है, ये कांग्रेस की विचारधारा वाली घोषणा पत्र नहीं है, वो तो बहुत पीछे छूट गई वो विचारधारा वाली विचारधारा कांग्रेस की। अभी जो विचारधारा है ये माओवादी विचारधारा है, ये जो कम्युनिस्टों की विचारधारा है। इस कारण से इस विचारधारा के साथ कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर लोकतंत्र पर विश्वास करता है, जो यहाँ के संविधान पर विश्वास करता है, वो जो ये समझता है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास के साथ जो स्थिति कांग्रेस में बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। इस कारण से उन लोग यहाँ से उठ करके यहाँ भाजपा में आए और सिरसा जा करके, जब कुमारी शैलजा जी यहाँ की इंचार्ज थी, तो इनके क्या क्या कारनामे हैं, क्या क्या इन्होंने किया है, उसकी पोल खोलने के लिए वो वहां पर गए हैं और निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां की जनता को बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी किस चरित्र की जो है इन्होंने एक्टिविटी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इंचार्ज होते हुए किया है। क्योंकि आप देखिए, टिकट वितरण को लेकर भी डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने
इनको 7 लाख रुपया लेने का इनके ऊपर आरोप लगाया। बृहस्पति सिंह जी ने भी दुनिया भर के आरोप लगाए और आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा कि 36 वादों में से 12 वादे भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस में तालमेल नहीं था, गुटबाजी थी। इस तरीके से जिन अन्य नेताओं ने ये बातें कही, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर विनय जायसवाल ने ये भी कहा कि भाई देखिए, अब हम जो है चूंकि पिछड़ा वर्ग के हैं, बृहस्पति सिंह चूंकि आदिवासी वर्ग के हैं, इस कारण से उनको नोटिस दी गई और बाकी लोगों ने जो पार्टी के खिलाफ कहा उनको किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी प्रकार सिसोदिया ने भी भूपेश बघेल जी के खिलाफ कहा, लेकिन उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार से जो इन लोगों का दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, आपको याद होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने धोखा देकर के चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिराई थी, किस तरीके से इन्होंने धोखा दे करके चंद्रशेखर जी की सरकार गिराई थी। इन लोगों की ये पुरानी आदत है, जब भी कांग्रेस हारती है तो पर्दे के पीछे इनके यहाँ क्या खेल चलता है, किस प्रकार का षड्यंत्र होता है, ये सारी बातें उभर कर सामने आती हैं। लगभग 22 लोगों की पूर्व विधायकों की इन्होंने टिकट काटी, जिसमें से 16 लोग हार गए। इन्होंने कहा कि हमने वहां सर्वे कराया, जबकि उनका आरोप है कि इन्होंने कोई भी सर्वे वहां पर नहीं करवाया, मन मर्जी से टिकट बांटी गई। यहां तक बोला गया कि टिकट बांटने में कुमारी शैलजा जी जो हैं उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जो रेत घोटाला हो रहा था, जो कोयला में कमीशन खोरी हो रही थी, उसको उन्होंने अनदेखा किया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी आरोप उन लोगों ने, डॉक्टर विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह ने लगाया था। और ये जो नेता अभी जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पर विश्वास करके आदरणीय मोदी जी के कार्यों से जो है प्रभावित होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इस कारण से किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो 6 महीने बाद कहाँ जाएंगे या कहाँ रहेंगे। हमको पूरा विश्वास है यहाँ पर जो भी आता है वो आकर के जब यहाँ की विचारधारा से जुड़ता है, उनको लगता है कि यहाँ पर वास्तविक लोकतंत्र है, एक खुली हवा सांस लेकर के आदमी यहाँ बात कर सकता है। क्योंकि यहाँ एक परिवार जो है, एक परिवार का दल नहीं है, बल्कि यहाँ पर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है और जो भी प्रतिभावान रहता है उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं तंवर जी वहां सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। असम में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो पहले कांग्रेस में थे। तो यहाँ पर जो भी प्रतिभावान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जाता है। उनकी बातों को जो है पूरे तरीके से सुन करके पार्टी उससे लाभान्वित भी होती है और उनको भी अवसर देती है। ठीक है परेश जी, आपने 3-4 बातें कही है, मैं उसमें थोड़ा सा आपसे चाहूँगा। आपने कहा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो माओवाद से प्रभावित है, एक आपने बड़ा आरोप लगाया। तो लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद बीजेपी की नींद उड़ गई कि उन्होंने जो न्याय पत्र डाला उसमें 5 गारंटी और 25 चीज़ें कही। तो ये अगर ये माओवाद से प्रभावित है तो उसमें ऐसा क्या लिखा है घोषणा पत्र में जो कि माओवाद को प्रमोट करता है या माओवादियों के साथ खड़ा होता है? एक। दूसरा, आपने कहा कि जो लोग राम जन्म आंदोलन के खिलाफ थे या जो वहाँ मंदिर नहीं गए और उनको ठेस लगी, इसलिए लोग जो है कांग्रेस से दूर हुए। तीसरा, आपने कहा कि जो शैलजा यहाँ की प्रभारी थी उस समय यहाँ बहुत सारे घपले घोटाले हुए और उन्होंने अनदेखी की। और जो आपने विनय जायसवाल का नाम लिया, विनय जायसवाल को टिकट नहीं मिलती, वो छोड़ के जाते हैं और फिर लौट के आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं वो जो कुछ मैंने कहा था वो उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं, अपने बयान पे कायम नहीं रहते। टीएस सिंहदेव कितनी ही बात की है उन लोगों ने, पर वो तो अपनी पार्टी में बने हुए हैं, आज भी अपनी पार्टी में हैं। तो सवाल ये है कि पार्टी के भीतर भी कई बार एक डेमोक्रेसी है तो अंतर्द्वंद भी होता है, झगड़े भी होते हैं, कुछ झगड़े बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। पर हर पार्टी के भीतर अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसके भीतर बहस की गुंजाइश तो रहेगी। तो आपने ये जो आरोप लगाया कि इसमें ये माओवाद से प्रभावित था इनका घोषणा पत्र, तो ये कौन सी ऐसी चीजें जरा हम भी जानना चाहते हैं। जी फ्रीज हो गया। अच्छा, हेलो जी बोलिए। जी आपको जी परेश जी।
हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे आपने- को बीच में लाइन कट गई थी। कोई नहीं, वो मैं बताइए बता रहा मुझे हूँ कि घोषणा पत्र में ऐसा क्या इनका है। जो घोषणा पत्र का जो क्रमांक 6 है, जी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सामाजिक और आर्थिक सर्वे करेंगे, ठीक है। और घोषणा पत्र का क्रमांक 28 है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो असमानता है, हम जो लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है वो उनसे ले करके हम उसको जो है अल्पसंख्यकों के बीच में बांट देंगे। ऐसा इस लिखा है क्या प्रकार उसमें? से जो माओ नहीं, जो उसमें लिखा है कि विलास अल्पसंख्यकों को बांटेंगे। में काम, नहीं नहीं, आप वो घोषणा पत्र में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को बांटेंगे। कि आप देखिए ना, क्रमांक 6 में देखिए, घोषणा पत्र का क्रमांक 6 देखिए, उसमें लिखा है साफ साफ आर्थिक और सामाजिक सर्वे किया जाएगा। हाँ। क्रमांक 28 में लिखा गया है कि हम धन की जहां पर असमानता होगी उसको हम वापस ले करके हम लोगों के बीच में उसको बांट देंगे। नहीं देखिए, विशेषकर लोगों के बीच में हम बांटना, बांटेंगे। लोगों के बीच में बांटना और अल्पसंख्यकों को बांटना दो अलग अलग चीज है। बात चीज है दोनों चीज है उसमें। नहीं भाई, वही है। दोनों बात चलिए, है। मैं रुपेश जी, चूंकि आपके घोषणा पत्र पे बात हो रही है और आपकी पार्टी पे गंभीर आरोप परेश जी ने लगाए, मैं चाहूंगा कि इसमें आप अपनी बात कहें। रुपेश जी। सुभाष जी, भाजपा अज्ञानता के साये में है, और जिस प्रकार से भाजपा का जो घोषणा पत्र है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मोदी जी के फोटो युक्त एल्बम के अलावा कुछ नहीं है। जो सरकार 10 साल सरकार में रहने के बाद आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं कर सकी है, उस सरकार को अभी प्रथम दौर के चुनाव में जिस प्रकार से विकास की थोड़ी बहुत बातें करने का वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता ने एक सिरे से नकार दिया और कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात जब करी तो भाजपा के धरातल खसक गया। और जिस प्रकार से अभी सर्वे भी हो रहे हैं, जहां जहां भाजपा के अभी राजनीतिक सांसद हैं, उनकी हार सुनिश्चित है। इसलिए भाजपा सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, आपस में धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, और उसके बाद मंगलसूत्र पे राजनीति करने पे आ गई, पाकिस्तान पे राजनीति करने पे आ गई। अब सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये भाजपा ये कह रही है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। जिस प्रकार से देश की राजनीति को धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धार्मिक उन्माद के नाम पे फैलाने का काम कर रहे हैं, भाजपा पूरी तरह से अज्ञानता के साये में है। और भाजपा का जो एक व्हाट्सएप मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से काम करना चाहते हैं। परेश जी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र कंडिका 6 सामाजिक न्याय के संबंध में है, पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण वो उसमें उल्लेख किया गया है। और कांग्रेस जो बात कहती है वो बात करती है। किसी को संपत्ति को छीना नहीं जाता, किसी की संपत्ति पे किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने के लिए और आपसी भाईचारा को खराब करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नाम पे बात करी गई, आज तक 6 महीने से प्रधानमंत्री आवास के नाम पे कोई बातें नहीं हो पाई है। किसी भी हितग्राही को 1 पैसा नहीं दिया गया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन में 500 गैस देंगे बोले हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और इनकी जितनी भी योजनाएं रही हैं, सारी योजनाएं फेल रही हैं। जो सरकार 2000 के नोट को अपना 5 साल साथ नहीं चला सके, ऐसी सरकार जीएसटी से व्यापारी परेशान है, मतलब सर्वहारा वर्ग, बेरोजगारी से युवा परेशान है, महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये भाजपा चूंकि हार चुकी है, चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित जान रही है, इसलिए गाहे बगाहे उलूल जुलूल बयानबाजी करके कांग्रेस की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता, आम जनता कांग्रेस को घोषणा पत्र को जान रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से हिमाचल में, जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आने के बाद हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं। इसके चलते कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। ये वही भाजपा है जिसको इंडिया गठबंधन, इंडिया बोलने में भी परहेज है, इंडी गठबंधन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बस 4 तारीख का इंतजार है, भाजपा चारों खाने चित रहेगी। देखिए दुबे जी, एक बात मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी परेश जी एक बात कह रहे थे महत्वपूर्ण, कि जो भाजपा में आया, तो जहाँ सिरसा की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे युवक, उसके तंवर को चुनाव लड़ा रहे हैं बीजेपी से। दूसरा, आप कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को लेकर प्रमुख पदों पर बिठाया गया है,
ऐसा परेश भाई कह रहे हैं कि पार्टी में जो ये कह रहे थे आपके अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के कि डिस्पोजल जो आपको सामने नहीं रखेंगे, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको फेंक देंगे, फ्रंट सीट में आपको नहीं बिठाएंगे। पर परेश जी कह रहे हैं कि हम तो अपने आदमियों को भले ही पीछे कर देंगे, पर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके आदमियों को आगे बिठाएंगे। देखिए, परेश जी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वे अपने अंतर्मन से स्वीकार कर ले कि जो कल के भाजपा कांग्रेस के नेता आए हैं, क्या उनको वो आत्मसात करेंगे। जिस प्रकार से परेश बाघबारा जी के एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मजबूत पृष्ठभूमि है, विधायक रहे हैं, ब्रेवरेज कारपोरेशन के वो अध्यक्ष रहे हैं, उनका छत्तीसगढ़ में नेतृत्व को जनता ने देखी है। जो कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, यदि वो जनाधार के नेता होते तो उनको विधानसभा चुनाव में या भी लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ करके अपनी योग्यता और अपना जनादेश प्रदर्शित कर देना था, प्रमाणित कर देना था। शिशुपाल सोरेन जी आईएएस थे, आईएएस होने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद उनको टिकट मिली। तो क्या उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ अन्याय नहीं हुआ? जब मेरे लिए कोई बात हो रही है तो मैं बाकी लोगों पे ध्यान नहीं दूंगा। जिस प्रकार से चौलेश्वर चंद्राकर जी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के लिए क्या किया। चंद्रशेखर शुक्ला जी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को 2500 में धान खरीदने की बात हुई, लेकिन हमारा किसान संगठन कहीं ना कहीं कमजोर रहा, उसका परिणाम हमको लोकसभा में भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से अन्य जो नेता हैं, सभी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये जा करके सिरसा में शैलजा जी के खिलाफ प्रचार किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी व्यक्तिगत राजनीतिक खींच और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ये भाजपा के कठपुतली बनकर के भाजपा ने जितना स्क्रिप्ट लिख करके दिया उसी को बोले। इनका मौलिक जो बातें हैं वो कहीं नहीं थी। यदि मौलिकता रहती तो इतने निम्न स्तर के बयानबाजी वहां नहीं करते। जी रत्नेश जी, तो परेश जी जो रत्नेश जी कह रहे हैं कि ये जो लोग नेता थे, ये 11 नेता जिनको कि अभी मानहानि का नोटिस मिला है, ये अगर जाके सिरसा में इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। जब शैलजा हट गई थी, चंद्रशेखर शुक्ला ने तो अभी छोड़ा है चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस को। तो जो इनका मौलिक जो बातें हैं वो कहीं नहीं थी। यदि मौलिकता रहती तो इतने निम्न स्तर के बयानबाजी वहां नहीं करते। जी रत्नेश जी, तो परेश जी जो रत्नेश जी कह रहे हैं कि ये जो लोग नेता थे, ये 11 नेता जिनको कि अभी मानहानि का नोटिस मिला है, ये अगर जाके सिरसा में इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। जब शैलजा हट गई थी, चंद्रशेखर शुक्ला ने तो अभी छोड़ा है चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस को। तो जो लोग कांग्रेस शिवपाल सोरी वो बाद में छोड़ रहे हैं, तो ये जाके शैलजा के सिर पे ठिकरा फोड़ना और ये कहना कि साहब ये यहाँ पे थी तो गड़बड़ कर रही थी, शैलजा तो यहाँ से हट गई थी, उसके बाद दूसरे प्रभारी बन गए। तो आप पुराने प्रभारी को खोज रहे हो, क्योंकि आपको कहीं तो बताना। अब ये छत्तीसगढ़ में तो आपका काम खत्म हो गया, जो चुनाव होना था हो गए 11 सीटों के। अब तो 5 साल बाद जब आपकी पूछ परख होगी तब तक तो कोई खास चुनाव नहीं है, नगर निगम नगर पालिका के होंगे। तो आप जाके यदि वहाँ बात भी कह रहे हो, और अगर शैलजा पुरानी नेता हैं, तो क्या कोई भी आदमी कहीं से भी जाएगा और किसी के बारे में बयान देगा? आप तो चूँकि पॉलिटिक्स में हो, तो क्या आम जनता मान लेगी कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ये सच है, जिनको हम जानते भी नहीं, जिनकी पृष्ठभूमि भी नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं, वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो ठीक है, मीडिया में 1-2 दिन हाइप बन जाएगी, बाइट आ जाएगी, अखबार में खबर बन जाएगी, पर उसका क्या जनमानस पे असर पड़ता है क्या? देखिए क्या है कि कांग्रेस जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हारी और जब यहाँ पर गलत तरीके से टिकट वितरण किया गया, उस समय कुमारी शैलजा जी यहाँ की इंचार्ज थी, और उस समय और उसके पहले से ही इंचार्ज थी। जिस समय यहाँ पर कोयला घोटाला चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में, शराब में दुनिया भर के पैसे खींचे जा रहे थे, रेत घोटाला हो रहा था, उस समय शैलजा जी यहाँ की इंचार्ज थी। उस समय ये लोग भी कांग्रेस में थे। इन्होंने बहुत सारी बातें वहां पर संज्ञान में लाने की कोशिश की और कई बार संज्ञान में लाई भी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से टीएस सिंहदेव जी को धोखा दिया गया 2.5 साल की बात कह करके, और बाद में उनको जो है 2.5 साल के बाद यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि हम वहां पर सर्वे कराए हैं,
जब इनको पता चला कि वहां कोई सर्वे करने कोई आया ही नहीं, तो और ये गलत तरीके से इनको मनमानी तरीके से टिकट दे रहे हैं। कुछ 3-4 नेता आपस में सीट बांट लिए हैं। अधिकांश सीटों का फैसला जो है आदरणीय भूपेश बघेल जी और शैलजा जी ने किया। थोड़े बहुत सीटों का फैसला टी.एस. सिंहदेव जी ने किया। इस तरीके से जो बंदर बाट हुई टिकटों में, और उस तरीके से जब वो एक बार चुनाव वहां जीत चुके हैं, उसके बाद अगर अपन बोलते हैं कि वो जनाधार वाले नेता नहीं थे, ये आपने कैसे तय कर लिया? बल्कि आपने जिनको जनाधार वाला नेता समझ करके टिकट दिया, उसमें से 22 में से 16 लोग चुनाव हार गए। तो इस तरीके से कोई जनाधार है नहीं है, ये तो उस समय पता चलता है जब वो चुनाव लड़ते हैं या जीतते हैं या हारते हैं, और चुनाव में हार जीत लगा रहता है। परेश जी, बीजेपी ने पार्टी की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, अपनी रणनीति होती है, उसका जो भी जानकारी होती है। बीजेपी ने तो बड़े पैमाने पे टिकट बदले, लोगों को जिनको नहीं देना था नहीं दिया, उनको लगा कि हमको टिकट नहीं देना है। रायपुर में अगर सुनील सोनी कोई खराब आदमी तो नहीं थे, पर बृजमोहन जी को टिकट दिया। ऐसे कई सांसदों को उन्होंने जो है नई जगह से उतारा, विधानसभा में भी उतारा। तो पार्टी जो है मध्य प्रदेश में वो शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना के मोहन यादव को बना रही हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में वसुंधरा को नहीं बना के एकदम पहली बार के विधायक को बना रहे हैं। तो ये तो अपनी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है कि वो किस तरह किसको टिकट देगी नहीं देगी, सबको तो टिकट देती नहीं। तो इससे ये कहना कि साहब वो जो हार गए, वो तो जो हारेगा वो तो ये आरोप लगाए कि मुझे टिकट देते तो मैं जीत जाता। पर क्या उनको भी टिकट देते तो क्या भाजपा जिस तरह से आगे आई, या जो भी सरकार के खिलाफ जो भी जनमानस था, वहाँ कोई भी होता तो हारता। तो ये जो कह रहे हैं लोग अब कि हमको टिकट नहीं मिली इसलिए हार गए, तो हर पार्टी में होता है। वो पार्टी अपने अगली बार हो सकता है कि वो नहीं रिपीट करती आदमी को। आप ही के यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में जिनको टिकट नहीं मिला, पर वो अनुशासित थे तो वो काम करते रहे। भाई देवजी भाई पटेल जो थे वो इतने साल से ग्रामीण में थे, उनको टिकट नहीं मिला धरसीवां से, तो क्या हुआ उसका मतलब? भाई अनुज शर्मा नए आदमी को लाके टिकट दिया ना आपने, ऐसे कई जगह आपने किया। अभी भी आपने बहुत जगह नई जगह टिकट दिया। तो ये तो पार्टी अपना इंटरनल तय करती है। इसको लेके कि वो प्रभारी ने टिकट नहीं दिया इसलिए हम उसके खिलाफ प्रचार करने गए हैं। और दूसरी बात, अगर उनने भ्रष्टाचार में लिप्त थी तो इस समय ईडी सीडी आईटी जो है सबको तो पकड़ रही है। जहाँ से जिसको लिंक मिल रहा है, जरा भी कनेक्शन मिल रहा है, तो अभी तक तो शैलजा को नाप देते वो लोग। देखिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में टिकटें बदली गई जी, उसमें किसी नेता ने ये आरोप नहीं लगाया कि कोई नेता पैसा खा करके वहां पर टिकट बदला। यहाँ पर तो खुलेआम आरोप लगाए गए हैं, बोला गया है, कैमरे के सामने बोला गया है कि पैसा खा करके टिकट का वितरण हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई बात, किसी नेता के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। एक तो ये बात जो है आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मेरा कहना ये है। और आपने ये कहा कि भाई जो हर पार्टी का इंटरनल एक अपना डिसीजन होता है, तो कांग्रेस के इंटरनल डिसीजन के बारे में ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जब कुमारी शैलजा जी यहाँ पर थी तो इंटरनल डिसीजन क्या हो रहे थे, क्या वहां पर डिस्कशन हुआ, क्या क्या कारगुजारियां हुई, ये सारे चीजों को तो एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? तो वो सारी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पदों में थे तो इनको सारी बातों की जानकारी हो रही थी। वो सारी जानकारी आज वो वहां पर सिरसा की जनता के सामने जा करके बता रहे हैं कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को मत चुनिए जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कांड किए हैं। जहां तक आपने कहा कि जो आईटी है और ईडी है और सीबीआई है, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ये अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं। ये वो तय करेगी कि उनको कुमारी शैलजा की यहाँ जा करके छापा मारना है या नहीं मारना। जी, तो रूपेश जी, अभी जैसे परेश जी कह रहे थे कि भाई अगर इंटरनल आपके यहाँ डिस्प्यूट था और वो लोग जो नेता हैं जो आहत थे वो गए हैं सिरसा में, तो उनको एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपनी बात, अपना विरोध जो है वो वहाँ दर्ज कर रहे हैं। और शैलजा को ये राइट है कि उन्होंने उनको मानहानि का दावा किया उन पर। तो इस बारे में अब आपका क्या कहना है? सुभाष जी, कांग्रेस में आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से निर्वाचन के समय प्रत्याशियों के चयन की बारी होती है, यदि उस समय किसी ने पैसा लेने का आरोप लगाया तो उस आरोप को प्रमाणित भी करना था।
कह देने बस से कुछ नहीं हो जाता। और जिनकी मानसिकता, जो जिनको टिकट में पार्टी ने उचित नहीं समझा, और उसके बाद अभी चूंकि विधानसभा के चुनाव में जनता ने हमें जनादेश हमारे खिलाफ दिया है, और ये अभी कांग्रेस का संघर्ष काल है, उस संघर्ष के काल में वो नेता जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए। वो जिन पदों पे बैठे थे वो आकलन कर ले कि उन पदों पर उनकी उपयोगिता और उन्होंने पार्टी को कितनी सेवाएं दी हैं। और सिर्फ आरोप लगा देना, पैसा लेने का आरोप लगा देना, और उस आरोप को जा करके जहां पर हमारी प्रत्याशी शैलजा जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां जाकर के बात करना, माने एक तरह से इनका जो पूर्वाग्रह से ग्रसित और कुत्सित मानसिकता जो है वो प्रदर्शित होता है। इनके वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये तो अपने चुनाव के दरमियान छत्तीसगढ़ में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव हुए, तो इनकी भूमिका भाजपा ने कितना तय किया, ये समय पे बस जाकर के कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ बोलने के अलावा कुछ नहीं किए हैं। अभी स्थानीय चुनाव होंगे नगर निगम के, जिला पंचायत के, तब भी जो नेता गए हैं उनका क्या जनाधार है वो अपना आत्मावलोकन कर ले, आत्मचिंतन कर ले। प्रदेश की जनता और उनके क्षेत्र की जनता उन नेताओं का कितना उनका जनाधार है उसको भी प्रमाणित करके तय कर देगी। उसके बाद इनकी राजनीतिक। ठीक है रूपेश जी, मैं आपको रोकूंगा, हमारा समय हो गया है। ये जनता तय करेगी भविष्य में, और वो नेता जो आहत थे और वो जो सिरसा गए हैं, अब वो मानहानि के केस में क्या सफाई देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और बीजेपी उनकी किस तरह से भविष्य में ताजपोशी करेगी, अगर उनमें क्षमता होगी तो बीजेपी हो सकता है कि उनको कुछ पद से भी, बड़े पदों से नवाजे। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।